हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का क्लास में। तो जैसा कि पिछली क्लास में अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक अपन ने देखा था। पहले आर्टिकल में देश का इंट्रोडक्शन दिया गया है, जिसमें देश का नाम बताया गया है, इंडिया दैट इज़ भारत। उसके बाद इसके ये एक यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, ये बताया गया था, और इसकी टेरिटरी को डिफाइन किया गया था। सेकेंड आर्टिकल में ये बताया गया था कि देश से बाहर के किसी भी राज्य को या क्षेत्र को भारत में मिलाना हो और उसे कोई राज्य स्थापित करना हो तो संसद को ये पूरा अधिकार है। और आर्टिकल 3 में जो है, आर्टिकल 3 है, उसमें देश के अंदर कई जो क्षेत्र हैं, देश की जो टेरिटरी है जो आर्टिकल 1 में बताई गई है, उस टेरिटरी में से ही नया स्टेट या यूनियन टेरिटरी बनानी हो तो उसका प्रोविजन जो है वो आर्टिकल 3 में दिया गया था। और आर्टिकल 4 में एक सामान्य क्लैरिफिकेशन दिया था कि नया राज्य बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। और इसके साथ ही अपन ने देखा कि बाद में बेरूबाड़ी केस किया था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया कि संसद की परमिशन के बिना और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के प्रोसीजर को फॉलो किए बिना देश का हिस्सा किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। कार्यपालिका अपने स्तर पर ऐसा काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया था। तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। जो पार्ट 1 है उससे ही संबंधित रिलेटेड है कि किस तरह से हमारे देश का एकीकरण हुआ या यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। तो भारत का एकीकरण कैसे हुआ, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय देश के दो भाग थे। एक तो था ब्रिटिश इंडिया, जहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल था, और दूसरी थी प्रिंसली स्टेट्स यानी देशी रियासतें। देशी रियासतों पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था नहीं था, वहाँ के राजाओं का शासन था। और ये प्रिंसली स्टेट्स सब्सिडरी अलायंस के द्वारा ब्रिटिश क्राउन से बंधे हुए थे। और जब भारत को आज़ाद करने की घोषणा की गई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा जब देश को आज़ाद करने की घोषणा की गई तो उसमें क्लियरली कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट होंगे और ये ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होंगे। और इसके साथ ही जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स है और उनके साथ ब्रिटिश क्राउन की जितनी भी सब्सिडरी अलायंस थी, जो सहायक संधियां थी, वो सहायक संधियां 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो जाएगी। और समाप्त हो जाएगी इसलिए वो प्रिंसली स्टेट्स यानी देशी रियासतें पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। वो अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं। वो चाहें तो भारत के साथ जुड़े, चाहे पाकिस्तान के साथ जुड़े, और स्वतंत्र रहना चाहें तो स्वतंत्र रह सकते हैं। तो यही वह प्रोविजन था जिसने अनेक राजाओं को जो है वो प्रेरित किया और उनकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाया। इसलिए कई रियासतों ने कोशिश की कि वो एक स्वतंत्र देश के रूप में अपनी रियासत को रखे। और यही वजह थी कि हमारे उस समय के राष्ट्रीय नेतृत्व को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा कि किस तरह से इन रियासतों का विलय भारत में किया जा सके। क्योंकि यदि ये रियासतें स्वतंत्र देश बन जाती है तो भारत के अनेक जो है वो टुकड़े हो जाएंगे, और भविष्य में भी भारत की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को हमेशा ये चुनौती देते रहेंगे। इसलिए येन केन प्रकार जैसे तैसे करके इन रियासतों को का भारत में विलय करना था। तो एक तो रियासतें थी, और उसके साथ ही भारत के कुछ क्षेत्रों पर अब भी पुर्तगालियों का अधिकार था, कुछ क्षेत्र थे जहां पे फ्रांसीसियों का अधिकार था। तो उनके अधिकार में जो क्षेत्र थे उनको भी आजाद कराना था। ये भी हमारे उस समय के राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी। तो आज अपन इन्हीं चीजों को जो है वो देखेंगे। तो जब देश आजाद हुआ था तो उस समय 565 रियासतें थी, 565 जो है प्रिंसली स्टेट्स थे। कितनी रियासत थी? 500। उस समय 565 रियासतें थी। और इन 565 रियासतों में से हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थोड़े ज्यादा आगे निकले और उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस बताई और 552 रियासतों को भारत में मिला दिया, और केवल 13 रियासतें उनमें से पाकिस्तान का हिस्सा बनी थी।
तो 552 रियासतें छोटी मोटी मिला के कुल जो थी, जो भारत में मिलाई गई थी। तो इन सब के बारे में तो अपन नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ रियासतों का भारत में विलय जो है वो काफी चुनौतीपूर्ण रहा था, चैलेंजिंग रहा था। इसलिए कहाँ कहाँ कठिनाइयों या चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, उन महत्वपूर्ण रियासतों के बारे में अपन थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले जो है अपन देखें भारत का एकीकरण, तो सबसे पहला जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है, ये जम्मू कश्मीर है, जैसा कि आपको पता ही है, ठीक है, आप जानते हैं। यहाँ के शासक थे हरि सिंह, और हरि सिंह की पहले महत्वाकांक्षा थी कि वो स्वतंत्र रहे। वो न तो भारत के साथ मिलना चाहते थे और न पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे, उनकी स्वतंत्र रहने की इच्छा थी। और हमारे जो नेता थे उनकी भी कोई खास इच्छा थी नहीं कि जम्मू कश्मीर को भारत के अंदर मिलाए ही मिलाए। तो इसलिए अब जबकि पाकिस्तान ये दावा कर रहा था कि जिस तरह से अधिकांश रियासतें जहां पे हिंदू बहुसंख्यक जनता थी, वो स्वाभाविक तौर से भारत का हिस्सा बन गई थी, तो जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन थी उसमें ज्यादातर लोग जो है वो मुस्लिम थे, यानी मुस्लिम यहाँ बहुसंख्यक थे। तो इसलिए पाकिस्तान ये मानता था कि स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर पे हमारा अधिकार है। तो इसलिए जो है पाकिस्तान ने यहाँ पे कब्जा करने के लिए पहले तो हरि सिंह को मनाने की कोशिश की, लेकिन हरि सिंह माने नहीं विलय के लिए। हरि सिंह को खूब प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन हरि सिंह की बिल्कुल इच्छा नहीं थी पाकिस्तान के साथ मिलने की। तो पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को कबाइलियों के रूप में यहाँ भेजा, यानी कि ये जम्मू कश्मीर के ही लोग हैं और ये अपने देश को आजाद कराना चाहते हैं, राजतंत्र को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इस तरह के आंदोलन का नाम लेके कबाइली हमला जो है वो शुरू कर दिया। वास्तव में ये कबाइली जो है ये जम्मू कश्मीर मूल के नहीं थे, बल्कि पाकिस्तानी सेना के सैनिक थे, और उन्होंने यहाँ पे आक्रमण करना शुरू कर दिया और ये आगे बढ़ते लगे और श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे। ऐसे मौके में फिर हरि सिंह ने जो है हमारे केंद्रीय नेतृत्व से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल से संपर्क किया और उन्हें कहा कि पाकिस्तान हमारे ऊपर कब्जा हमला कर रहा है, तो आप हमारी मदद करो। भारत ने क्लियरली कह दिया कि नहीं, हम इस मामले में जो है आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। एक ही कंडीशन में हम आपकी मदद कर सकते हैं, अगर आप जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर दो तो हम मदद करेंगे, क्योंकि चूंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो जाएगा और उसके बाद हम घोषित कर देंगे कि ये कबाइली जो है पाकिस्तान हम पे आक्रमण कर रहा है और आक्रमण का हम जवाब दे रहे हैं। तो हरि सिंह की पहले इच्छा नहीं थी, लेकिन बाद में हरि सिंह के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और जम्मू कश्मीर का विलय जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंडिया में कर दिया गया। और जब विलय किया तो भारत ने जो है वो वहाँ अपनी सेना भेजी, और सेना भेजने के बाद पाकिस्तानी जो कबाइली थे उनको खदेड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इन बिटवीन, और खदेड़ ही रही थी भारतीय सेना उन कबाइलियों को वापस, इन बिटवीन अपने नेहरू जी जो है वो यूएनओ में पहुंच गए, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास पहुंच गए और उससे मदद मांगने की कोशिश की कि पाकिस्तान अनावश्यक रूप से भारत के एक हिस्से पर आक्रमण कर रहा है, उसे रोका जाए। तो यूएनओ ने उसी समय सीज फायर यानी युद्ध विराम की घोषणा करवा दी और यथास्थिति लाइन ऑफ कंट्रोल जो है तो वो निर्धारित कर दी और कह दिया कि अब जब तक कि कोई फैसला नहीं होता, न तो तुम आगे बढ़ोगे और न तुम आगे बढ़ोगे। तो इसलिए भारतीय सेना के हाथ अब बंध गए थे और ये जो विवाद था जम्मू कश्मीर का, ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो है पर चला गया था और अन्य देशों को भी इसमें दखलंदाजी करने का हमने मौका दे दिया था। तो जम्मू कश्मीर के बारे में तो जितनी बातें करें उतनी ही कम है, बहुत लंबा चौड़ा विवाद है इसमें। और आप जो है विजय सर जब आईआर पढ़ाएंगे तो भारत पाकिस्तान जो रिश्ते रिलेशन बताएंगे तो उसमें जम्मू कश्मीर महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसके बारे में वो डिटेल में आपको बताएंगे। तो कुल मिला के अक्टूबर 1947 को, कब हुआ था? 1947 में ही, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था और 15 अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर महीने में अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय हुआ। और विलय किस आधार पर हुआ था? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने की वजह से जो है वो हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है अगला अगला जो रियासत है वो जूनागढ़ रियासत थी।
ये जूनागढ़ रियासत जो है यहाँ गुजरात में इस जगह पे थी। और जूनागढ़ का जो शासक था महावत खान थर्ड, ठीक है, जूनागढ़ का शासक कौन था? मोहम्मद महावत खान थर्ड, तृतीय जो है यहाँ का शासक था। जूनागढ़ की हिस्ट्री क्या थी? जूनागढ़ पहले मराठों के अंडर में था, ठीक है। मराठों को चौथ और सरदेश मुखी देते थे जूनागढ़ के शासक। और फिर जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने जो है जूनागढ़ को कह दिया कि अब तुम्हें मराठों को चौथ और सरदेश मुखी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब हमारे साथ रहो, हम तुम्हारी रक्षा जो है वो करेंगे। तो उसके बाद अंग्रेजों के साथ सहायक संधि जो है जूनागढ़ ने कर ली थी। जूनागढ़ की स्थिति अलग थी। जूनागढ़ की जो जनसंख्या थी वो मतलब अधिकांश अधिकांश क्या कहें, उससे भी बहुत ज्यादा हिंदू थे, और यहाँ का शासक जो है वो मुस्लिम था। इसलिए यहाँ का शासक लगातार जो है वो जिन्ना से संपर्क कर रहा था, और किस तरह से जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाया जा सकता है ऐसी कोशिश की जा रही थी। लेकिन भारत सरकार यहाँ पे यहाँ की जनता को प्रेरित कर रही थी, और इसलिए यहाँ की जनता आंदोलन करने लगी, और जनता ने ये मांग करने लगी या ये आरोप लगाया कि यहाँ का शासक जो है हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, और भारत सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए, और हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तो जूनागढ़ का जो शासक था महावत खान जी तो मस्त थे। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, देश आजाद हो रहा था, उस समय भी ये ब्रिटेन में ही थे और मौज कर रहे थे, आलीशान जिंदगी जी रहे थे। और इसका कामकाज पूरा का पूरा शाहनवाज भुट्टो जो इनके दीवान थे, प्रधानमंत्री, तो शाहनवाज भुट्टो के पास सारी की सारी शक्तियां थी, या पूरी जिम्मेदारी कार्य जो है शाहनवाज भुट्टो, ये शाहनवाज भुट्टो वही है जो बेनजीर भुट्टो है इनके पिताजी थे, पिताजी दादाजी, ठीक है, सॉरी इनके दादाजी थे। ठीक है। तो उस समय फिर जो है तो यहाँ जन आंदोलन ज्यादा उग्र हो गया, तेज हो गया, और तेज हो गया तो यहाँ का शासक जो है वो डर गया जन आंदोलन से, और यहाँ से भाग गया, पाकिस्तान चला गया। तो भाग के पाकिस्तान चला गया। जब भाग के चला ही गया, जूनागढ़ में कुछ अब नहीं था शासक, तो यहाँ पे जनमत संग्रह करवाया गया। यहाँ क्या करवाया गया? जनमत संग्रह। रेफरेंडम करवाया गया, और पब्लिक से पूछा गया कि आप किसके साथ मिलना चाहते हो। तो पब्लिक ने कहा सब भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तो ठीक है, स्वागत है आपका। और इस तरह से जूनागढ़ का विलय जो है वो भारत के साथ हो गया। अब इसमें थोड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें हैं महावत खान जी के बारे में, कि महावत खान जी जो है वैसे तो यूं विलासितापूर्ण जिंदगी में विश्वास करते थे, और उनको कुत्तों का बहुत शौक था, कुत्ते पालने का। और शायद ही दुनिया में किसी व्यक्ति को इतना कुत्ते पालने का शौक रहा होगा जितना महावत खान जी को था। करीब 2000 कुत्ते पाल रखे थे ना, आपने सही सुना है, 10 20 30 100 200 नहीं, 2000 कुत्ते पाल रखे थे। और यहीं तक नहीं था, कुत्तों के प्रति इतना लगाव था कि इन्होंने अपने बेटे बेटियों की शादी जितनी धूमधाम से नहीं की, उससे ज्यादा धूमधाम से इन्होंने अपने कुत्तों की शादी की थी। और कुत्तों की जब शादी की थी तो पूरे जूनागढ़ को जो है भोजन करवाया था। यही नहीं, जब ये भाग के जा रहे थे यहाँ से पाकिस्तान, तो इनके चार्टर प्लेन में इतनी जगह नहीं थी, इसलिए अपनी बेगमों को पीछे छोड़ गए और कुत्तों को अपने साथ लेके गए थे कि बेगमों के बिना तो मैं रह सकता हूँ, और कुत्तों के बिना नहीं रह सकता। इतना ज्यादा कुत्तों के प्रति लगाव शायद ही आपने कभी सुना होगा। और विधि की विडंबना है कि इस आदमी की मौत भी कुत्ते के काटने की वजह से रेबीज हो गया था, और कुत्ते की तरह हिड़किया होके और फिर इसकी डेथ हुई थी, महावत खान जी। ठीक है, तो ये जूनागढ़ था जिसका फरवरी 1948 में, कब भारत में विलय हुआ? फरवरी 1948। अभी 1948 आ गया है, उस समय जो है इनका जूनागढ़ का। और जैसा कि हमने देखा, ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर होने की वजह से इसका विलय किया गया था, यहाँ जनमत संग्रह की वजह से जो है वो विलय किया गया था। फिर जो है हैदराबाद, ये जो रियासत है हैदराबाद, दिख रही है आपको मैप में? यहाँ हैदराबाद थी, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद क्रम से। आप अगर कंफ्यूज हो तो पहले कौन सी थी, ऊपर से अगर नीचे की तरफ चलें तो पहले कश्मीर, फिर जूनागढ़ और फिर हैदराबाद। हैदराबाद की भी कहानी जूनागढ़ के समान ही थी।
यहाँ का शासक मुस्लिम था और बहुसंख्यक जनता जो है वो हिंदू थी। और इसीलिए जो है यहाँ की जनता ये चाह रही थी कि हैदराबाद का विलय भारत के अंदर हो, और यहाँ का शासक नहीं चाह रहा था। हैदराबाद का शासक अपने आप को स्वतंत्र रखना चाह रहा था, और बाद में मोहम्मद अली जिन्ना से भी लगातार संपर्क कर रहा था कि किस तरह से हैदराबाद को या तो स्वतंत्र रखा जाए या किस तरह से पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जाए। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि बलने दो, अपन ये गलत है, अपन ने जब जम्मू कश्मीर का विलय इस तरह से किया है पॉपुलेशन देख के शासक के कहने से, तो यहाँ पे भी शासक की बात माननी चाहिए, और अगर नहीं मिलना चाहते तो नहीं मिलना चाहते। हमें इस तरह से हमें नैतिक मूल्यों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और इस हिसाब से हमें हैदराबाद का विलय नहीं करना चाहिए। सरदार पटेल के विचार थोड़े अलग थे। पटेल ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां राष्ट्रीय हित प्रभावित होते हो, वहां थोड़ी देर के लिए नैतिकता को एक तरफ रख देना चाहिए और राष्ट्रीय हित को पहले रखा जाना चाहिए। पटेल का मानना था कि अगर ये पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है तो एक तरफ इधर भी पाकिस्तान, इधर भी पाकिस्तान, और देश के हृदय में बीच में भी पाकिस्तान, तो ये भारत का जीना मुश्किल कर देगा। ये एक फोड़े की तरह एक मवाद उत्पन्न कर देगा हमारे देश के अंदर। इसलिए किसी भी कंडीशन में हैदराबाद को जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने दिया जा सकता। यहाँ पे आके पटेल थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए थे, और नेहरू जी को कहा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, आप ये जो उदारवादी नीति है ये नहीं चलेगी। तो इसलिए अब यहाँ आंदोलन हो रहा था, तो आंदोलन में अब जो हैदराबाद का शासक था उस्मान अली आसफ खान, इसके मुस्लिम स्वयंसेवक थे जिन्हें रजाकार कहा जाता था, और एक मुस्लिम स्वयंसेवकों की एक सेना, एक टुकड़ी गठित की रजाकारों की, और रजाकारों को ये काम दिया गया कि यहाँ कहीं पे भी जनता अगर कोई आंदोलन कर रही हो, कोई भी सत्ता का विरोध कर रही हो, उसको खत्म करो। तो इन रजाकारों ने जो है वो कत्लेआम शुरू कर दिया था। जो भी भारत में के पक्ष में बोल रहा था, भारत में विलय की बात कर रहा था, और रजाकारों का उत्पीड़न जब बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो फिर अब के अब नहीं रहा जा सकता। लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा दुर्भाग्य की बात है कि उस समय भी भारत जो पाकिस्तान से डरता था कि अगर हमने बलपूर्वक सेना भेजी यहाँ पे और हैदराबाद का विलय करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान हम पे आक्रमण कर देगा। अरे कर देगा तो जवाब दे देना भाई, तुम इतने बड़े देश हो, वो इतना सा तो है नहीं, आफत मचा रखी है, ठीक है, सारे इंडियंस यहाँ जाके खड़े हो जाए, टॉयलेट कर देना, पाकिस्तान बाढ़ आ जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारा देश इतने सालों से पाकिस्तान से भी डरता है, और उसके तो नंगा क्या नायर क्या निचोड़े, उसका तो शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, ये हो जाएगी, 10 बातें ऐसी सोचने लग जाते हैं हम। इतने सालों से ये ट्रेंड चला आ रहा था। हालांकि आजकल अब चेंज हो रहा है, अब पाकिस्तान डर रहा है कि नहीं नहीं, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इससे पहले पाकिस्तान कहता था हमारे तो जो होगा देखी जाएगी, आ जाओ तुम तो। और अपन डरते थे, अरे नहीं नहीं नहीं, लड़ाई को कैसे टाला जा सकता, लड़ाई को कैसे टाला जा। और आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए ये जान के कि अब तक भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध हुए हैं, 4 युद्ध हुए हैं, और चारों बार आक्रमण पाकिस्तान ने किया था। जैसा कि देखा जम्मू कश्मीर के समय 1948 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, हमने नहीं किया उस पर। 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, हमने नहीं किया था। 1971 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, हमने नहीं किया। और 1998 में कारगिल में पाकिस्तान आया था, हम नहीं आए थे। कितनी अजीब बात है। एक आध बार झपीट तो अपने ही देना चाहिए। और उसकी हिम्मत के कितना, मतलब कुल मिला के देखो दुश्मन है, पर एक बात तो माननी पड़ेगी, इतना छोटा होके भी वो बार बार यूं कोशिश तो करता है, और इतने बड़े देश पर आक्रमण करने की हिम्मत कर लेता है, हिमाकत कर लेता है। तो कहीं ना कहीं तो अपनी कमजोरी है ही है, ठीक है। तो चलो खैर, हैदराबाद, आपको ये जान के आश्चर्य हुआ, अपन इतने डरे हुए थे तो वो आक्रमण कर देगा, आक्रमण कर देगा, इसलिए हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी। फाइनली जिस दिन जिन्ना की डेथ हुई तो लगा कि हाँ, अब जिन्ना की डेथ हो गई है, पाकिस्तान में डिसीजन मेकिंग अब किसी के हाथ में नहीं है। तो जिस दिन जिन्ना की डेथ हुई उसके दूसरे दिन हैदराबाद में हमने सैनिक कार्रवाई की। कौन सी कार्रवाई की? सैनिक कार्रवाई। और सैनिक कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद का विलय जो है वो भारत में किया गया, और सेना भेजी थी 17 पूना हॉर्स,
ठीक है। तो ये जो मैंने नाम लिखा है अभय सिंह, संयोग से अभय सिंह के नेतृत्व में ये सेना यहाँ पे भेजी गई थी। तो चूंकि राजस्थान से अभय सिंह जो है वो कोटा से है राजस्थान में, तो इसलिए ये प्रश्न राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इस तरह से नवंबर 1948 में हैदराबाद का विलय जो है वो पाकिस्तान में कर दिया। और मारवाड़ी में कहावत है, जी में पचे चढ़ू रे, यानी खाना खाने के बाद तो हाथ ही धोया जाता है। विलय कर दिया तो कर दिया, अब कुछ ही नहीं होना जाना, बस एक बार हिम्मत करनी होती है। ठीक है, जैसे अभी 370 हटा दी, क्या हटाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वापस लग जाए, कुछ नहीं होना है, हट गई हट गई। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये तीनों जो बड़ी रियासतें, तो ज्यादा विवादित और चुनौतीपूर्ण जो विलय है वो इन 3 रियासतों का ही रहा था, और ये इस तरह से जो है वो भारत में मिला दी गई थी। अब इसके बाद देखें तो ये रियासतें, और इन रियासतों के अलावा जैसे कि मैंने बताया कि 552 रियासतें, 552 जो प्रिंसली स्टेट्स थे वर मर्ज्ड इन इंडिया। अब जो है आगे देखते हैं, देखें अगला है गोवा, सॉरी 1954 गोवा नहीं है, गोवा बाद में लेंगे अपन, पहले अपन ले लेते हैं फ्रांसीसियों के कब्जे अधिकार में जो थे क्षेत्र, उनको ले लेते हैं। तो फ्रांसीसियों का मुख्यालय जो है वो पौंडीचेरी में था, और इसके अलावा जो है ठीक है, हाँ, तो ये केंद्र थे फ्रांसीसियों के, ये पौंडीचेरी है ही है, ठीक है, ये करेकल जो तमिलनाडु के बीच में पड़ता है, ये माहे जो केरल के बीच में पड़ता है, ये यनम जो कि आंध्र प्रदेश के बीच में पड़ता है, और ये चंद्रनगर जो कि आजकल कलकत्ता का हिस्सा ही हो चुका है। तो इस तरह से ये कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5 जगह जो है वो फ्रांसीसियों का अधिकार था भारत के। 1954 में 1954 में फ्रांसीसियों से इन सब को जो है वो आजाद करवा दिया गया 1954 में, और 1954 में आजाद करवाने के बाद इनको थोड़ा अलग ही रहने दिया गया, और 1962 में जो है इनको भारत में विलय किया गया। ठीक है, तो फ्रांसीसियों से आजाद करवा दिया था 1954 में, और उसके 8 साल बाद 1962 में इनका विलय जो है वो भारत में किया। इतना लेट क्यों किया? क्योंकि ये फ्रांसीसियों ने खाली तो कर दिए थे, लेकिन इन्हें ये भारत को सौंपने का जो संधि हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था, उस पर हस्ताक्षर जो है वो या कहें कि उसको परमिशन, फ्रांसीसी जो पार्लियामेंट थी, फ्रांस की जो लेजिस्लेचर था, उसमें उसने इसको अनुमति नहीं दी थी। 1962 में जाके जो है वो फ्रांस की जो पार्लियामेंट है या वहाँ की जो लेजिस्लेचर है, उसने उसको अप्रूवल दिया था, और उसके बाद हमने इसको भारत के अंदर जो है वो विलय कर दिया था। अब जिस समय 1954 के अंदर जो है, जब ये फ्रांसीसियों से खाली करवाए गए थे, तो ये दादर और नगर हवेली यहाँ पुर्तगालियों का अधिकार था। दादर और नगर हवेली जो है यहाँ पुर्तगालियों, ये फ्रांसीसी थे, ये पुर्तगाली थे। अब इसके अलावा जो है पुर्तगाली गोवा और दमन दीव में भी थे, तो गोवा और दमन दीव में तो पुर्तगाली रहे, लेकिन ये दादर नगर हवेली वाला जो क्षेत्र है, यहाँ के लोगों ने आंदोलन को तेज कर दिया। इनको देख के इनको जोश आ गया, इनको आंदोलन तेज हुआ, तो यहाँ से जो पुर्तगाली थे वो भाग के गोवा और दीव चले गए, दमन दीव, तो इसलिए खाली हो गए। खाली हो गए तो ये क्षेत्र भी 1954 में आजाद हो गया था। ये क्षेत्र कब आजाद हो गया था? 1954 में, ये पुर्तगालियों से और ये बाकी फ्रांसीसियों से। और इसको भी जो है वो बाद में भारत के अंदर जो है वो मिलाया गया था 1961 में। 1954 में ये आजाद हो गया था, पुर्तगालियों ने यहाँ से नियंत्रण छोड़ दिया था। 1961 में जब गोवा को हम आजाद करवाएंगे पुलिस कार्रवाई के द्वारा, तो उसके साथ ही इसको भी भारत में मिलाया गया, विलय किया गया। तो इस तरह से जो है ये हो गया आपके अब बारी आती है गोवा, दमन और दीव। गोवा, दमन और दीव, ये 1961 में यहाँ पे हमने जो है सैनिक कार्रवाई की थी, सेना को भेज दिया था।
और सेना भेज के और जबरदस्ती इन्हें खाली करवाया गया था। पुर्तगालियों ने इसे राजीबाजी खाली नहीं किया था। और हालांकि जब हमने वहां सैनिक कार्रवाई की थी तो गोवा ने इसकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष शिकायत भी की थी कि ये कोई तरीका नहीं होता है, आप इस तरह से बल प्रयोग करके और खाली नहीं करवा सकते हैं। और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जो है पुर्तगालियों के पक्ष में बात की थी और स्पेशली अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब देश जो है वो भारत से नाराज हो गए थे उस समय कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप इस तरह से जो है वो खाली करवाओ। जैसे अंग्रेजों को अगर राजीबाजी भेजा है, फ्रांसीसियों को राजीबाजी भेजा है, तो पुर्तगालियों को भी राजीबाजी भेज देते, कोई समझौता कर लेते, कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेते। और भारत सरकार का मानना था कि हम कोशिश तो कर ही रहे थे इतने सालों से, पर राजीबाजी मान नहीं रहे थे पुर्तगाली, इसलिए हमने यहाँ पे जो है वो सेना भेजी। और मेरे ख्याल से यही वजह है कि 1961 में जब ये किया और इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है यानी जो महाशक्तियां थी वो हमारे अगेंस्ट हो गई थी। और अगेंस्ट होने इसी चीज का फायदा चीन ने उठाया। चीन को लग गया कि अब भारत अलग थलग पड़ा हुआ है और ऐसे में भारत पर आक्रमण किया जा सकता है। तो इसीलिए 1962 में चीन ने शायद भारत पर आक्रमण जो है वो किया था। तो इस तरह से हमने देखा कि अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय किया गया। जम्मू कश्मीर का विलय किया गया, ठीक है। उसके बाद जूनागढ़, ये यहाँ पे यही है जूनागढ़, जूनागढ़ का विलय किया गया फरवरी 1948 को। हैदराबाद ये जो रियासत है इसका नवंबर 1948 को विलय किया गया। उसके बाद तो ये हुआ था ये विलय 1947 में जम्मू कश्मीर, 1948 में ये दो जूनागढ़ और हैदराबाद का विलय किया गया। 1954 में फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी, यनम, करेकल, माहे, चंद्रनगर, ये सारे क्षेत्र जो है वो किए गए। और 1954 में ही दादर व नगर हवेली को फ्रांसीसियों से आजाद करवाया गया। और 1961 में पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीव को आजाद करवाया गया। तो ये क्रम से आपको याद हो गया होगा। अब इनको आजाद तो करवा दिया, अब इनका भारत में विलय भी करना है। तो विलय करना है तो सबसे पहले विलय करने के लिए जो है 10वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो पारित किया गया, 10वां संविधान संशोधन। और उसके तहत जो सबसे पहले से दादर नगर हवेली कब से जो आजाद हुआ वो पड़ा था 1954 में, पौंडीचेरी के साथ ही जो हुआ था, उसको सबसे पहले जो है वो भारत में मिला दिया गया और उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। क्या बनाया गया? 10वां संविधान संशोधन, ध्यान रखना 1961 है यहाँ पे, दादर और नगर हवेली, और इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इसके बाद 12वां होगा और इसके बाद 14वां संविधान संशोधन होगा। ध्यान रखना एक छोड़ के 10, 12 और 14 आप लोगों की सुविधा के लिए। और जो ईयर है ये यहाँ 1961 है, यहाँ 1962 हो जाएगा और ये भी 1962 हो जाएगा। और ये जो है 12वां, ये गोवा, दमन और दीव को जो है वो मिलाया गया। और 14वें संविधान संशोधन से जो है वो पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी के साथ साथ ये जो बाकी जो थे माहे, यनम, करेकल, इनको जो है भारत में मिला दिया गया। तो 10वां, 12वां और 14वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये पहले दादर नगर हवेली, फिर गोवा, दमन, दीव और फिर पौंडीचेरी, माहे, यनम और करेकल, इसको यूनियन टेरिटरी बना। गोवा, दमन, दीव इसको भी मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और ये पौंडीचेरी जो था इसमें चंद्रनगर जो था ये कलकत्ता में, ये पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया और बाकी 4 हिस्सों को लेके और एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो कितनी यूनियन टेरिटरी बन गई? 1, 2 और ये 3 यूनियन टेरिटरी जो है वो कब बनी? एक तो बनी थी 61 में और 2 यूनियन टेरिटरी बनी थी 1962 में। तो मेरे ख्याल से अब ये जो है यहां तक की बात तो हो गई। अब अपन ने जो रियासतें थी उनको मिला दिया, पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों के नियंत्रण में जो क्षेत्र थे उनको आजाद करवा के भारत में मिला दिया गया। और अब उसके बाद जो है अब मामला आता है सिक्किम का, ठीक है। तो ये अपन देखें कि 10वां, 12वां और 14वां, तो 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट,
12th Constitution Amendment and 14th Constitution Amendment. By 12th Constitution Amendment, Dadar and Nagar Haveli were merged in India, and by the 12th Constitution Amendment, Goa, Daman and Diu were merged in India, and by 14th Constitution Amendment, Puducherry, Yanam, Mahe, Karaikal and Chandranagar were merged in India, and Chandranagar became the part of West Bengal, and remaining parts were constituted as a union territory. तो यहाँ तक जो है ये हो गया आपके। अब जो है आगे आता है सिक्किम। सिक्किम की क्या स्थिति थी? सिक्किम एक रियासत थी पहले, और पहले ये भारत का हिस्सा नहीं थी। शायद लॉर्ड डलहौजी के समय वहाँ 2 ब्रिटिश डॉक्टर्स का अपमान हो गया था, और इसलिए ब्रिटिश सेना ने वहाँ पर आक्रमण कर लिया था, और वहाँ पे सब्सिडरी अलायंस के तहत सिक्किम को भी अपने अधीन जो है वो कर दिया था। और जब देश आज़ाद हुआ तो वहाँ पे सिक्किम भी अन्य रियासतों की तरह वहाँ रियासत थी, और सिक्किम को हमने रक्षित राज्य का दर्जा दिया था। सिक्किम को कैसे राज्य का? रक्षित राज्य, प्रोटेक्टेड स्टेट, प्रोटेक्टेड स्टेट, रक्षित राज्य का दर्जा जो है वो हमने दिया था। सिक्किम में चौग्याल का शासन था। यहाँ के राजा को चौग्याल कहते थे। ठीक है, जैसे रूस में जार कहते हैं, वैसे ही यहाँ पे राजा को चौग्याल कहते थे। चौग्याल का शाब्दिक अर्थ होता है धर्मराज। अपन लोग धर्मराज किसे कहते हैं? धर्मराज जो है युधिष्ठिर के बारे में कहा जाता है, युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। तो वैसे ही चौग्याल का लिटरल मीनिंग जो है ये धर्मराज जो होता है। तो सिक्किम को, पहले सिक्किम हमारे देश का हिस्सा नहीं था, अलग देश था जहां राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, मोनार्की सिस्टम था, और उसे हमने एक प्रोटेक्टेड स्टेट के रूप में मान्यता दे रखी थी, रक्षित राज्य के रूप में। और रक्षित राज्य के तहत जो है सिक्किम ने 3 विषय हमें दे दिए थे: डिफेंस, विदेश, संचार। डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, ये 3 विषय भारत के पास रहेंगे, भारत को दे दिए गए थे। यानी कि सिक्किम की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी थी, सिक्किम की फॉरेन पॉलिसी हम तय करेंगे, और सिक्किम में कम्युनिकेशन के जो साधन है, टेलीफोन हो गया, रेलवे हो गई, तो ये सब भी हम विकसित जो है वो करेंगे। और उसके अतिरिक्त बाकी जो शक्तियां थी वो चौग्याल के पास थी। तो ये व्यवस्था चली आ रही थी। अब उसके बाद जो है, अब सिक्किम में राजतंत्र के विरुद्ध आंदोलन, चौग्याल के विरुद्ध जो है वो आंदोलन शुरू हो गए। वहां के लोग चाहते थे कि राजतंत्र, राजा की शक्तियां सीमित होनी चाहिए, और यहाँ पे एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का गठन किया जाना चाहिए, एक उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाना चाहिए। उत्तरदायी सरकार का सिंपल मतलब होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जनता के द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधियों की सरकार होती है वो सरकार यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये आंदोलन चल रहे थे, और इस आंदोलन के दौरान ही जो सिक्किम कांग्रेस, वहां की जो पार्लियामेंट थी, लेजिस्लेचर था, उसका नाम था सिक्किम कांग्रेस। ठीक है, तो वो सिक्किम कांग्रेस ने जो है एक बिल पास किया 1974 में। कब पास किया? 1974 में एक बिल पास किया। किसने पास किया? सिक्किम कांग्रेस ने। सिक्किम कांग्रेस वहां की लेजिस्लेचर थी, विधायिका थी। सिक्किम शासन अधिनियम, सिक्किम रूल एक्ट 1974। तो सिक्किम शासन अधिनियम पारित किया गया 1974 में। तो हमने देखा, वो उस पे अपन आते हैं सिक्किम शासन अधिनियम पे। अब अपन देखते हैं कि सिक्किम में चौग्याल का शासन था। देयर वाज ए चौग्याल्स रूल इन सिक्किम। सिक्किम को पहले रक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था। फर्स्ट सिक्किम वाज गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोटेक्टेड स्टेट, एंड सिक्किम हैड गिवन 3 सब्जेक्ट्स टू इंडिया: डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। ये अपन ने जो है अब तक पढ़ लिया। और उसके बाद जो है अब अपन देखें कि
सिक्किम शासन जो अधिनियम पारित किया था, ये किसने किया था? सिक्किम कांग्रेस ने। सिक्किम कांग्रेस क्या थी? वहां की विधायिका थी, वहां की लेजिस्लेचर थी। जिस तरह से हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है, वैसे वहां की पार्लियामेंट को जो है वो सिक्किम कांग्रेस कहते थे। सिक्किम कांग्रेस ने एक एक्ट पास किया, सिक्किम शासन अधिनियम 1974। अब इस अधिनियम में इन्होंने खुद ने ही प्रोविजन किए कि सिक्किम का जो राजा है चौग्याल, वो केवल अब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा। चौग्याल वुड बी ओनली द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स वुड नॉट बी गिवन टू द चौग्याल। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं रियल, वो चौग्याल में नहीं होंगे। तो जिस तरह से ब्रिटेन का क्राउन, ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटेन का राजा है, वो केवल नाम मात्र का प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, रियल एग्जीक्यूटिव हेड नहीं है। वैसे कि वैसे सिक्किम की जो संसद थी उसने भी ये एक्ट पास कर दिया कि चौग्याल जो है वो केवल नाम मात्र का शासक होगा, कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां उसके पास नहीं होगी। और सिक्किम में उत्तरदायी सरकार, जिस तरह से भारत में अभी उत्तरदायी सरकार है, ब्रिटेन में उत्तरदायी सरकार है, यानी जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकार बनेगी और सारी कार्यपालिका शक्तियां जो है वो किसके पास होगी? उत्तरदायी। तो शक्तियां जो है वो इसके पास होगी, एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो उत्तरदायी सरकार के पास होंगे। इसके साथ ही इसके अंदर उन्होंने कहा कि भारत के साथ हम राजनीतिक सहयोग बढ़ाएंगे, अब पॉलिटिकल जो रिलेशंस हैं वो और ज्यादा बढ़ाएंगे। ये एक्ट इंडिया नहीं पारित कर रहा है, ये एक्ट पारित किया जा रहा है सिक्किम की पार्लियामेंट के द्वारा, सिक्किम की लेजिस्लेचर के द्वारा और वहां की जनता के द्वारा। और उन्होंने इंडिया से आग्रह किया कि हम अपने संबंधों को और प्रगाढ़ बनाते हैं, इन्हें थोड़ा और बढ़ाते हैं। और भारत को क्या चाहिए? नेकी और पूछ पूछ के। बिल्कुल भाई साहब, बताओ आप क्या करना है, हम तैयार हैं उसके लिए। तो ये सब जब हो रहा था, सिक्किम में हुआ, तो भारत का भी हौसला बढ़ा और भारत ने जो है 35वां संविधान संशोधन किया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 35, 1974 में। वो एक्ट भी 74 में पारित हुआ था और भारत ने 1974 में 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो पारित किया। और 35वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है सबसे पहला तो ये किया कि सिक्किम जो अभी तक प्रोटेक्टेड स्टेट था, रक्षित राज्य था, अब उसे सहायक राज्य, नाम चेंज कर दिया गया कि अब सिक्किम जो है वो हमारा एसोसिएटेड स्टेट होगा। और जैसा कि पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि आर्टिकल 2 में लिखा है कि संसद के पास, पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू एडमिट एंड एस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन व्हाटएवर टर्म्स एंड कंडीशंस इट थिंक्स फिट फॉर इट। संसद के पास यह शक्ति है कि वो जो भी शर्तें उसे उचित लगे, उन शर्तों के आधार पर किसी नए राज्य का गठन कर सकती है। तो ये नया राज्य एक सहायक राज्य बना दिया, नया राज्य। और इसके लिए जो शर्तें हैं वो इस नया राज्य बनाया जा सकता है, इसका प्रोविजन जो है वो आर्टिकल 2A में रख दिया गया कि सिक्किम जो है वो सहायक राज्य होगा भारत का, आर्टिकल 2 में। और 10th शेड्यूल रखी गई और 10th शेड्यूल में वो शक्तियां रखी गई कि सिक्किम और भारत के रिलेशन क्या होंगे, किन किन सिक्किम के किन किन मामलों में भारत जो है वो इंटरफेयर कर सकता है, उसकी मदद कर सकता है। तो ये दो जोड़े गए, 10th शेड्यूल जोड़ी गई और आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 2A। हालांकि ये अब आर्टिकल 2A वापस हटा देंगे, आगे पढ़ेंगे अपन। तो ये दोनों जोड़ के और इसमें सिक्किम के लिए विशेष प्रोविजंस किए गए। अब सिक्किम के विशेष, एक तो वो पहले वाले 3 सब्जेक्ट तो थे ही थे, इसके अलावा भी कई चीजें जोड़ी गई। जैसे इसके अलावा क्या कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में सिक्किम के 2-2 प्रतिनिधि होंगे, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सिक्किम के 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे, 2 लोकसभा में होंगे और 2 राज्यसभा में होंगे। और वो ये जो 2-2 सदस्य होंगे, इनकी योग्यताएं, अर्हताएं वही होनी चाहिए जो हमारे सांसदों के लिए जो जो क्वालिफिकेशंस रखी गई है, वो क्वालिफिकेशंस इनकी भी होनी चाहिए। और इनके पास वो सारी शक्तियां होगी, वो जिस तरह से दूसरे सदस्यों के पास पावर्स हैं, वोटिंग करने का अधिकार वगैरह, वो सारी शक्तियां इन सिक्किम के लोगों के पास भी होगी। लेकिन हाँ, एक एक्सेप्शन रखा गया था कि ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते।
प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है ये भाग नहीं ले सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट इंडिया का है और इंडियन प्रेसिडेंट और इनका जो प्रमुख है हमारे राष्ट्रपति की तरह वो चौग्याल है। तो ये प्रोविजन जो है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता, ये ले सकते ये जो मेंबर, बाकी सारी शक्तियां वैसी की वैसी होगी। फिर जो सिक्किम के युवा हैं वो आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं, यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, आईएएस सेलेक्ट हो सकते हैं और भारत के अंदर नौकरी कर सकते हैं। इसी तरह से सिक्किम के जो स्टूडेंट्स हैं वो उच्च शिक्षण संस्थान, हायर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एजुकेशन ले सकते हैं सिक्किम के लोग, ठीक है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और उसके बाद जो 10th शेड्यूल में जो जो शक्तियां ये दी गई है, इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां, रेजिड्यूरी पावर्स, जो बची हुई शक्तियां हैं वो सिक्किम के पास ही रहेगी, रेजिड्यूरी पावर्स सिक्किम के पास रहेगी। तो एक बार फिर देखें कि 35वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1974 में किया गया था, ये किससे प्रेरित था? क्योंकि सिक्किम की कांग्रेस ने पहले वहां पे सिक्किम शासन अधिनियम 1974 पारित किया था और उस एक्ट में ही प्रोविजन था कि भारत और सिक्किम के बीच संबंध बढ़ेंगे, और सिक्किम की सरकार के साथ सहमति के साथ ये अमेंडमेंट किया गया था और भारत और सिक्किम का रिलेशन अब ये हो गया था कि अब सिक्किम रक्षित राज्य नहीं है, प्रोटेक्टेड स्टेट की जगह एसोसिएटेड स्टेट बन गया। आर्टिकल 2A और 10th शेड्यूल जोड़ के और इसमें सिक्किम के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए, और वो स्पेशल प्रोविजंस में खास बातें क्या थी कि दो सदस्य लोकसभा और राज्यसभा में सिक्किम के होंगे, और इन सदस्यों की क्वालिफिकेशंस वगैरह, कार्यकाल वगैरह वो सब वैसा ही होगा, शक्तियां जैसे कि हमारे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के पास है। लेकिन एक एक्सेप्शन था कि राष्ट्रपति के चुनाव में, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो सिविल सेवा की परीक्षा होगी उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वो जो है वो पढ़ सकते हैं, और इसके साथ ही लेकिन अवशिष्ट शक्तियां अब भी, ये जो एक्ट था इसके बाद भी सिक्किम वॉज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, अब भी सिक्किम भारत का अभिन्न अंग नहीं था, अब भी वो भारत से अलग था। ये ध्यान रखने की बात है कि सिक्किम को भारत के अंदर नहीं है, ये सहायक राज्य है, ये अलग है, ये सिक्किम इंडिया का नक्शा है, ये सिक्किम है, अलग है, बस इन तरीके से ये आपस में संबंधित हैं, बंधे हुए हैं, अब भी एक सिक्किम अलग देश था। अब थोड़े दिन बाद ये जब इतना हो ही गया तो ऐसा लगा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व इस समय इंदिरा जी थे, तो इंदिरा गांधी जो है सरदार पटेल की ही तरह थे, राष्ट्रीय हित सबसे पहले है, इसमें नैतिक अनैतिक कुछ नहीं होता, साम दाम दंड भेद जो भी अपनाए जा सके वो राष्ट्र हित के लिए अपनाए जाने चाहिए। तो इंदिरा गांधी इतनी ज्यादा आदर्शवादी नहीं थी, इसलिए इंदिरा गांधी ने वहां के राष्ट्रीय नेतृत्व को समझाया कि भाई क्या मतलब है अलग रहने से, अब आप हमारे साथ जुड़ोगे तो आपका भी डेवलपमेंट होगा, इसलिए फायदा इसी में है कि आप हमारे साथ जुड़ो, और शायद सिक्किम की जनता भी यही मानती है। तो इसलिए जो है वहां पे जनमत संग्रह करवाया गया, सिक्किम में क्या करवाया गया? जनमत संग्रह, रेफरेंडम वॉज कंडक्टेड इन सिक्किम, और इस जनमत संग्रह में सिक्किम के लोगों से ये पूछा गया कि आप भारत के साथ जुड़ना चाहते हो या नहीं जुड़ना चाहते, और सिक्किम के लोगों ने भारी बहुमत से भारत में विलय के पक्ष में मतदान किया, ऐसा हम कहते हैं। हालांकि सिक्किम का जो शासक चौग्याल था उसे ये सब चीजें देखी तो उसे अपनी जान को खतरा नजर आया, और इसलिए वो चौग्याल सिक्किम से भाग के अमेरिका चला गया था, और वहां जाके उसने जो है यही कहा कि ये जो चुनाव हुए हैं इसमें बहुत धांधली बरती गई है और सही नहीं है, और इंडिया जो है सिक्किम को हड़प रहा है। तो और कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने और कई न्यूज एजेंसीज ने भी इस तरह के आरोप लगाए थे, पर वो आरोप मेरे ख्याल से सही नहीं होंगे, और इसलिए जो है सिक्किम में जनमत संग्रह में जब जनता ने ही कह दिया कि भारत में विलय होना चाहिए, तो सिक्किम का भारत में विलय कर दिया गया, और विलय किया गया 36वां संविधान संशोधन, 36th कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट था, इसके द्वारा सिक्किम का भारत में विलय कर दिया गया। और 36वें संविधान संशोधन से विलय किया जाएगा तो अब ये एसोसिएटेड स्टेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिक्किम भारत का अभिन्न अंग हो गया। अब ये आर्टिकल 2A की जरूरत नहीं थी, ये भी समाप्त कर दिया गया। अब ये अनुसूची 10
जो थी इसकी भी जरूरत नहीं थी। अब आर्टिकल 80 व 81 जो 80 में राज्यसभा के लिए प्रोविजन है, 81 में लोकसभा के लिए प्रोविजन है, उसको भी संशोधित किया। पहले संशोधित किया था और उसमें कहा था कि ये सदस्य होंगे, फिर वापस वो वहां से हटाया गया। सिविल सर्विसेज के लिए जो भाग 14 है 14, उसके अंदर भी संशोधन किए गए। ठीक है, तो इस तरह से ये कई अमेंडमेंट करके और ये जो प्रोविजंस 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जो जो बदलाव किए गए थे, इन सब को वापस समाप्त कर दिया और सिक्किम भारत का अभिन्न अंग हो गया। जिस तरह से बाकी के स्टेट थे वैसे के वैसे सिक्किम भी एक राज्य बन गया, भारत का हिस्सा बन गया। और इस तरह से 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है वो सिक्किम को भारत में मिला दिया। और चूंकि सिक्किम अलग था और इसलिए चाइना जो है वो नहीं मानता था। चाइना ने हमेशा ही विरोध किया इसका कि इस भारत ने सिक्किम को हड़पा है और हम नहीं मानते कि सिक्किम आपका अभिन्न अंग है। और चाइना ने इसको मान्यता नहीं दी थी, लेकिन 2003 में शायद मेरे ख्याल से अटल बिहारी वाजपेयी ने जब चीन की यात्रा की थी, तब उस समय चाइना ने फाइनली जो है वो इसको अप्रूवल दे दी कि चलो कोई नहीं, हम मान लेते हैं कि सिक्किम भारत का अंग है। और सिक्किम का जो विलय था भारत में किया गया था वो लीगल तरीके से किया गया था। अब देखिए, विदेश नीति इसे कहते हैं। 1975 में बहुत लीगल तरीके से सिक्किम के लोगों की इच्छा के बाद सिक्किम का विलय भारत में किया गया, और फिर भी चाइना ने उसे मान्यता नहीं दी, क्योंकि वो चाइना इस मामले में भारत को ब्लैकमेल करना चाहता है। हर देश चाहता है कि दूसरे देश की किसी भी चीज को मान्यता देने से पहले अपनी भी दो चार बातें मनवा दे। और एक अपन है, भोले भंडारी हैं, नैतिक हैं या मूर्ख हैं पता नहीं, वरना तिब्बत को जब सिक्किम ने हड़पा था तो हम सबसे शुरुआती देशों में थे जिन्होंने मान्यता दे दी कि हाँ हाँ सिक्किम ने सही किया है और तिब्बत तो सिक्किम का हिस्सा ही था, इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है और हम चाइना के साथ हैं। क्यों? हमें भी उस समय विरोध करना चाहिए था। और उसके बाद जो है ओके भाई, फिर चाइना वाले कहते हैं कि नहीं मान जाओ मान जाओ, तो हम कहते हैं कि चलो मान जाएंगे, तुम भी हमारी एक दो बात मानो। तो ये ऐसे मौके होते हैं जब अपन दूसरे देश को थोड़ा सा ब्लैकमेल कर सकते हैं, लेकिन वो हमसे नहीं हुआ। तो ये था सिक्किम का विलय। तो इस तरह से भारत का एकीकरण जो है वो पूरा हुआ। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपके दिमाग में आया होगा, क्योंकि पिछली क्लास में जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा था कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत किसी भी क्षेत्र को भारत में मिलाया जाता है और नए राज्य का गठन किया जाता है, नया राज्य बनता है, यूनियन टेरिटरी बनती है। इससे फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में अगर कोई बदलाव आता है तो इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहा था। इसलिए आप में से कुछ एक लोगों के दिमाग में प्रश्न आया होगा, बाकी वाले तो मन लगा के पढ़ते हो नहीं। आया होगा कि फिर जब गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, पौंडीचेरी ये जब भारत में मिलाए गए और यूनियन टेरिटरी बनाए, तो इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी? किसी भी बाहर के क्षेत्र को भारत में मिलाया जाता है और नया राज्य स्थापित किया जाता है तो इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। आर्टिकल 4 ऐसा कहता है क्लियरली। फिर इनको मिलाने के लिए हमने जैसा कि देखा कि इनको मिलाने के लिए 10वां, 12वां और 14वां, अगर आप भूल गए हो तो 10वें से दादर नगर हवेली, 12वें से गोवा दमन दीव और 14वें से पौंडीचेरी। तो मैं एक बार फिर बता दूं कि किसी भी राज्य को, बाहर के राज्य को, क्षेत्र को भारत के अंदर मिलाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। मिला के उसको राज्य या यूनियन टेरिटरी बनाना है तो भी उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जरूरी नहीं है। कहां तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जरूरी है? जहां तक पहली और चौथी अनुसूची प्रभावित होती है वहां तक नहीं है। उसके अलावा अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी कोई बदलाव किया जाता है तो फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो ये जब मिलाए गए थे तब आर्टिकल 239A और आर्टिकल 240 में बदलाव हुए थे। जो यूनियन टेरिटरीज के लिए जो प्रोविजन दिए गए हैं आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 242 तक,
संघ शासित प्रदेशों में कैसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए प्रोविजंस दिए गए। और ये यूनियन टेरिटरीज जब बनी थी तो इनके मामले में जो है वो दिए गए थे कि इनके लिए राष्ट्रपति जो है वो नियम 240 में लिखा है, राष्ट्रपति इनके लिए नियम बना सकता है, तो वहां पे उल्लेख किया गया है। और पौंडीचेरी के 239 में पौंडीचेरी के अंदर विधानमंडल होगा, ये प्रोविजन वहां पे किया गया है। तो ये जो चीजें की गई थी, इस कारण से ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए थे, मिलाने की वजह से नहीं किए गए थे कि भारत में मिलाया है और यूनियन टेरिटरी बनाया है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं थी। पर वहां की जो शासन व्यवस्था कैसी होगी और उसके लिए नियम बनाना, कानून बनाने की प्रोविजन कैसे होंगे, ये प्रोविजंस इन आर्टिकल में किए गए थे। इन आर्टिकल में इन नामों का उल्लेख किया गया था, तो इसलिए उसमें तो करना। पहली और चौथी जो शेड्यूल है वो अफेक्ट होती है तो अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन दूसरे आर्टिकल अगर प्रभावित होंगे और उसमें कोई चेंज आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से जो है आज अपन ने देखा कि भारत का एकीकरण जो है, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया जो है वो कैसे हुआ। और अभी भी अब जब इन क्षेत्रों को मिला दिया गया है, अब भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कैसे किया जाए, ये टॉपिक अभी भी बच गया है, जो इस पार्ट 1 से ही रिलेटेड है, जो संविधान का भाग 1 है उससे ही संबंधित है। तो अगली क्लास में अपन जो है वो पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। और प्लीज आप लोग पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए। ये कितनी बार याद दिलाएं आपको, आपका भविष्य है, आपकी जिंदगी है जो आगे पड़ी है, और पढ़ाई ही एकमात्र शस्त्र है आपके पास जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। और इसकी महत्ता को आप कितना समझोगे ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अब आपसे आमने सामने हो नहीं सकते, आप केवल वीडियो देख रहे हो और इसमें आपके पास स्वतंत्रता ज्यादा है, इसलिए आत्म अनुशासन आप ही को रखना है। हम इसमें इससे समझाने से ज्यादा हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए एक बार फिर याद दिलाते हैं कि प्लीज देवताओं, मन लगा के पढ़ना, ये आपकी अपनी जिंदगी है जिसे आप चेंज कर सकते हो। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे अपन, तब तक के लिए थैंक यू।